हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बी स्लीप। आज हम डिस्कशन करेंगे एसएससी, एमटीएस और सीजीएल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल से रिलेट करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आर्टिकल 25 टू 28। ये हमारा जो होता है दोस्तों रिलीजन से रिलेट करता है। आर्टिकल 14 टू 18 क्या है दोस्तों, इक्वेलिटी का होता है, आपको पता होगा। और आर्टिकल 29 एंड 30 ये क्या है, माइनॉरिटी से रिलेट करता है, इनके जो एजुकेशन एंड लिंग्विस्टिक जो होते हैं उनके लिए होता है। आर्टिकल 19 से 22 जो होता है दोस्तों फ्रीडम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द टेम्पल हैज द पंचेतना स्टाइल। दोस्तों पंचेतना स्टाइल क्या होता है दोस्तों, जिसमें 5 साइड्स हो, टेम्पल को इस तरीके से डेकोरेट किया हो गया हो, 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स 5 साइड की तरफ से बनाया जाता है दोस्तों। इसमें 5 साइड्स होते हैं जिसे पंचेतना स्टाइल कहते हैं। इनमें से कौन सा टेम्पल है जो पंचेतना स्टाइल में बना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है दशावतार टेम्पल। कौन सा आंसर है दोस्तों, दशावतार टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट जीएनपी। तो दोस्तों जीएनपी कैसे निकालना जाता है। तो जीएनपी निकालने का दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला होता है, जीएनपी इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले तो आ जाएगा इसमें जीडीपी। दोस्तों जीडीपी में सबसे पहले दोस्तों जोड़ेंगे फैक्टर इनकम जोड़ेंगे इसमें दोस्तों। जो भी वर्ल्ड से हमारी फैक्टर इनकम आता है वो जोड़ेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों फैक्टर इनकम को जो हमारे डोमेस्टिक मतलब कि हमारे इंडिया से बाहर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जीएनपी निकालने का। जीडीपी में अपने दूसरे वर्ल्ड से आने वाले इनकम को ऐड करेंगे और अपने देश से इनकम बाहर जाने वाले को माइनस कर देंगे। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। जीडीपी में इसमें हम फैक्टर इनकम को ऐड कर रहे हैं और इसमें से फैक्टर इनकम को माइनस कर रहे हैं जो बाहर जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ Indian religious festival has recently been included in the representative list of the intangible cultural heritage of the humanity UNESCO and organized by the United Nations। दोस्तों यूनेस्को में कौन सा अभी फेस्टिवल ऐड किया गया है, तो इसका राइट आंसर है दुर्गा पूजा। याद रखना दोस्तों, दुर्गा पूजा को अभी यूनेस्को ने ऐड किया है वर्ल्ड हेरिटेज में, कल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ नृत्य इन द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो दोस्तों नृत्य जो है कुचिपुड़ी डांस में कौन सा फॉर्म आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉन नैरेटिव क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट उसे कहते हैं तो जिसमें एक्चुअली कहानी के बेस पे जो डांस होता है उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो नैरेटिव होता है मतलब कि किसी काव्य खंड के ऊपर बेस या फिर पुरानी कथाओं पे जो बेस होता है उसे नैरेटिव डांस कहते हैं। तो कई डांस हमारे इंडिया में होते हैं जो कि जैसे कि रामलीला हो गया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, जो नृत्य डांस है वो किस में आता है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा नॉन नैरेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट डांसिंग। तो इसमें दोस्तों इसमें कोई कथा कहानी किसी चीज पे ये बेस नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा नॉन नैरेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड भुवन पंचायत। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली न्यूज में भी था दोस्तों। और नेशनल डाटाबेस इमरजेंसी मैनेजमेंट 5.0 पोर्टल्स के द्वारा। तो दोस्तों इसका तो आपको पता होना चाहिए, इसरो है आंसर, याद रखना दोस्तों, इसरो भुवन पंचायत, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हु द सुल्तान वाज द गॉड शैडो। तो दोस्तों सुल्तान जो था, कौन सा सुल्तान जिसको गॉड्स ऑफ शैडो कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों बलबन। बलबन को दोस्तों जो उसके जो लेखक थे उसके दरबार में उसने कहा था कि ये जो है गॉड ऑफ शैडो है। बलबन ने दोस्तों कब से कब तक राज किया था, 1265 से लेकर 1287 तक, 1287 तक इसने राज किया था। इस दास डायनेस्टी थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी डायनेस्टी थी, दास डायनेस्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल केमिकल इंडिकेटर ऑफ द एसिड बेस। तो दोस्तों एसिड बेस का नेचुरल केमिकल इंडिकेटर बताना है। आपने पढ़ा होगा लिटमस के बारे में, लिटमस पेपर में से ही हम एसिड और बेस के बारे में पता लगाते हैं। इस तरह से होता है दोस्तों, लिटमस स्केल बनाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, एक ये बीच में 7 होता है, इधर एसिड होता है और इधर बेस होता है। बेस क्या करता है दोस्तों, ब्लू को रेड में चेंज करता है, एसिड क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एल्बाट्रोस। दोस्तों एल्बाट्रोस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो आपको बताना है एल्बाट्रोस किस स्पोर्ट में यूज किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है गोल्फ। तो गोल्फ में एल्बाट्रोस नाम यूज किया जाता है। और क्या क्या यूज किया जाता है गोल्फ में, तो दोस्तों बर्ड आई, बर्ड आई भी आप यूज किया जाता है। ईगल, ईगल बर्ड भी यूज किया जाता है गोल्फ में। और टी बॉक्स, टी बॉक्स भी यूज किया जाता है। याद रखना दोस्तों ये सब वर्ड है, बहुत पेपर में आते हैं। फेयर वे, फेयर वे भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अर्ली वैदिक पीरियड। तो दोस्तों आपको अर्ली वैदिक पीरियड्स के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं, द ऋग वैदिक सोसाइटी वाज द मैट्रिमोनिकल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज द ग्राम। तो दोस्तों सबसे पहली बात यहीं पे ये सेंटेंस गलत हो गया। जो अर्ली वैदिक पीरियड था दोस्तों ये पैट्रिकल था, हमारा जो सोसाइटी वो पैट्रिकल है, मैट्रिकल नहीं था। तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड चाइल्ड मैरिज वाज प्रिवलेंट व्हाइल द प्रैक्टिस सर्विस वाज एब्सेंट। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया, चाइल्ड मैरिज जो था प्रिवलेंट था, मतलब कि नहीं होता था। तो ये गलत बात है, चाइल्ड मैरिज कई कई जगह पे होता था, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे सती प्रथा पहले चलता था दोस्तों, अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में सती प्रथा चलता था, एब्सेंट नहीं था, चलता था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर मोर देन 12। तो दोस्तों 12 से ज्यादा किसका एटॉमिक नंबर है, तो पहले बात करते हैं बेरिलियम, इसका 2 होता है दोस्तों, बोरॉन 5 पे आता है, फ्लोरीन 9 पे आता है, एल्युमिनियम 13 पे आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज बात जान लेते हैं, एल्युमिनियम जो होता है पी ब्लॉक में आता है, किसमें आता है दोस्तों, पी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से आपको दोस्तों ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, फाहियान, फाहियान जो आया था वो 399 से 414 एडी के बीच में आया था, ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। हिंट एशान, हिंट एशान जो आया था दोस्तों 629 645 के बीच में आया था एडी में, ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। आई सिंह और 689, ये दोस्तों ये गलत लग रहा है, इसको चेक कर लेना, ये स्टेटमेंट गलत है, ये इसके बीच में नहीं आया था। आगे बात करते हैं दोस्तों फोर्थ का, अल मसूदी, अल मसूदी 914 से 928 के बीच में आया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 एंड 4, आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर के जो लेखक थे कौन थे दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये महात्मा गांधी थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंडियन ओपिनियन के जो न्यूज़पेपर के फाउंडर थे कौन थे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने कौन कौन से न्यूज़पेपर फाउंड किया था, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत बार रिपीट होता है। जैसे कि आपको पता होगा महात्मा गांधी से रिलेटेड यंग इंडिया, यंग इंडिया है, नवजीवन हरिजन, तो ये जो है महात्मा गांधी से ये 2 भी रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, बात करते हैं दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिस्पॉन्सिबल टू। तो दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका तो आंसर बहुत ही इजी है। ये क्या करता है, कीप बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। क्या करता है, बॉडी को मूव कराता है, कहाँ पे, सर्कुलर पाथ में। और हमेशा याद रखना ये जो होता है ऑर्थोगोनल होता है, क्या होता है, ऑर्थोगोनल। ये जो होता है दोस्तों, ये जो एंगल बनाता है ये राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री कह सकते हैं, राइट एंगल। याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक प्लस कमर्शियल बैंक रिजर्व ऑल्सो कॉल्ड हाई पावर मनी। तो दोस्तों हाई पावर मनी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हाई पावर मनी दोस्तों होता है मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस को कहते हैं, मतलब कि जहां पे पैसा होता है, पैसा कहाँ पे होता है दोस्तों, या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, याद रखना दोस्तों इसका आंसर है मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस में क्या क्या आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल बैंक। सारा पैसा तो सेंट्रल बैंक में ही होता है, तो इसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टूथ डीके। हमारा टूथ डीके क्यों होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो टूथ डीके जो हमारा होता है दोस्तों, एसिड के कारण होता है, जो कि एसिड हमारा ब्रेक डाउन होता है sugars to left over the food of the bacteria, जो बैक्टीरिया के द्वारा फूड हमारे दांतों में रह जाते हैं। अभी मैंने आपको पीएच स्केल बताया था, ये हमारा पीएच स्केल होता है। इधर एसिड होता है, इधर बेस होता है, ठीक है दोस्तों। बीच में न्यूट्रल 7 होता है। तो हमारा जो मुंह का जो पीएच होता है, ये माउथ का जो होता है 6.8 होता है, जो न्यूट्रल का होता है हमारे माउथ में। ये हेल्दी हेल्दी लोगों का जो मुंह माउथ का पीएच होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। जब 5.5 से नीचे जाएगा, बिलो 5.5, तो हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। टूथ डीके कब स्टार्ट होगा, जब 5.5 से पीएच नीचे जाएगा, एसिड की ओर मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ पेनिसुला बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन डैश साइड। तो इंडिया को पेनिसुला क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके तीनों साइड वाटर है। अगर आप ऐसे देखोगे, इंडिया का नीचे वाला हिस्सा 1 साइड, ये इधर वाला 2 साइड, ये इधर वाला 3 साइड, इसलिए उनको पेनिसुला कहा जाता है। और इसमें बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा इंडिया का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 3 साइड ऑफ कोस्ट लाइन होता है दोस्तों। कोस्ट लाइन जो हमारा दोस्तों इंडिया का है, कितना है, 7516.6 किलोमीटर। याद रखना 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों कोस्ट लाइन, जो कि 9 स्टेट से होकर गुजरता है दोस्तों। कितने स्टेट में है, 9 स्टेट से कोस्ट लाइन गुजरता है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से स्टेट है। गुजरात हो गया पहला, महाराष्ट्र हो गया दूसरा, गोवा, कर्नाटक, केरला, नोट कर लेने से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, और 2 यूटी भी है दोस्तों। 2 यूटी जो जिसके कोस्ट लाइन लगते हैं, कौन कौन से हैं, दमन एंड दीव, और एक और हो गया दोस्तों, दूसरा पुडुचेरी। पुडुचेरी भी याद रखना, 2 यूटी है और 9 स्टेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हमें बताना है दोस्तों ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस फॉरेस्ट है मिक्सचर ऑफ द एवरग्रीन एंड मोस्ट डेसिडियस ट्री। तो दोस्तों ये गलत है, एवरग्रीन और मोस्ट डेसिडियस ट्री इसमें नहीं आते हैं, दोनों का मिक्सचर इसमें नहीं होता। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। These are the most widespread forest in the India and also known in the monsoon forest। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यही ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही फैला हुआ है। जहाँ की बात करते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सभी जगह पे दोस्तों मानसून होता है। मानसून फॉरेस्ट जो होता है, इसी को हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया में मानसून आता है, मानसून के सीजन के टाइम में, तो ये फॉरेस्ट इजिली ग्रो करते हैं। और बात करते हैं दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, इसका आ जाएगा आंसर 2 ओनली। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से जो रेन की मात्रा होती है इसमें कितनी होती है, 20 सॉरी 70 टू 200 होता है दोस्तों। क्या होता है, 70 टू 200 मिलीमीटर जो बारिश की मात्रा होनी चाहिए डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस के लिए 70 से 200 के बीच में होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्री है, टीक, साल, महुआ एंड सैंडलवुड। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्री इसमें आ जाते हैं। और ये जो दोस्तों होते हैं, जो एरिया होते हैं दोस्तों, याद रखना ड्राई सीजन वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारा, हु बिकेम द ओल्डेस्ट
सबसे ओल्डेस्ट विनर की बात कर रहे हैं दोस्तों, डे टाइम एमी, एज ऑफ 98, 2024 में दोस्तों 90 एज की उम्र में दोस्तों किसने डे टाइम एमी अवार्ड को जीता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डिक वान डाइके। इसकी एज दोस्तों 98 है और इन्होंने एमी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों, द गवर्नर जनरली होल्ड्स ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ, दोस्तों गवर्नर का जो ऑफिस होता है कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम तक के लिए होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गवर्नर के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज हम क्या जान सकते हैं? ये जो दोस्तों 5 ईयर है किस आर्टिकल में दे रखा है गवर्नर का, आप बता सकते हैं दोस्तों? इसको वीडियो को होल्ड करके भी आप बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं एक एक करके। तो दोस्तों ये आता है दोस्तों आर्टिकल हमारा 165 में, याद रखना 5 ईयर की बात करते हैं, 5 से 5 याद रखना, ठीक है दोस्तों। गवर्नर का जो है ये आर्टिकल है। और दोस्तों गवर्नर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? मिनिमम एज कितनी होती है गवर्नर की? 35 ईयर्स याद रखना। और दोस्तों नॉट मेंबर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर गवर्नर नहीं हो सकता दोस्तों, याद रखना। और लेजिस्लेचर ऑफ किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। नॉट मतलब कि नहीं होना चाहिए, याद रखना दोस्तों। किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर स्टेट का नहीं हो सकता। 5 साल का पीरियड टर्म होता है दोस्तों, आर्टिकल 165 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट डैश पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, कब कहा गया था दोस्तों? किस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में कहा गया था? वर्डिक्ट बताना है आपको, केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला 1973 दोस्तों, याद रखना इसको, इसी को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मूल ढांचे से रिलेट करता है, प्रेमबल, कई बार बेसिक स्ट्रक्चर की जगह पे प्रेमबल भी दे देता है। और बात करते हैं दोस्तों इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, दोस्तों ये क्या था? इंदिरा सानवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में दोस्तों ओबीसी आया था, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था, आपको पता ही होगा। ये इंदिरा सानवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 था। और इसमें इसको इशू कहते हैं इंदिरा, PIL कहते हैं दोस्तों, PIL याद रखना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है इसका फुल फॉर्म। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ 1978, तो दोस्तों इसमें क्या था दोस्तों? इसमें था दोस्तों पर्सनल लायबिलिटी। किसकी बात की गई थी? मेनका गांधी जो केस हुआ था, आपको पता ही होगा, बाहर जाना चाहती थी, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, पर्सनल लायबिलिटी के ऊपर था दोस्तों केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें 3 आर्टिकल ऐड किए गए थे, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। नेक्स्ट दोस्तों ये है वेसका स्टेट वर्सेस ऑफ राजस्थान 1997, तो 1997 में दोस्तों विशाखा और स्टेट राजस्थान के वर्सेस जो केस हुआ था दोस्तों, ये भी एक PIL था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोस्तों। किस चीज के लिए था दोस्तों? देखो यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए था, यहाँ पे भी ह्यूमन महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की गई थी। इसमें भी 3 आर्टिकल डाला गया था दोस्तों, इक्वेलिटी, 19 फ्रीडम एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आता है दोस्तों, राहुल गांधी हैज बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द अपोजिशन लीडर आर नॉट करेक्ट। दोस्तों नॉट करेक्ट, गलत वाला हमें ऑप्शन बताना है, सही वाला नहीं बताना दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? द मेन फंक्शन ऑफ द अपोजिशन इज प्रोवाइड द क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये ऑप्शन, ये मतलब कि आंसर नहीं होगा, ये तो बिल्कुल, ये बात इसमें बिल्कुल सही की है। अपोजिशन का काम क्या होता है? वो क्रिटिसाइज करती है, सामने वाली पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा एंड राज्यसभा वर नॉट एक्सेप्टेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, गलत वाला पूछा है ना इसमें, हाँ नॉट करेक्ट तो यही है दोस्तों, नॉट अकॉर्डिंग। दोस्तों स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन तो मिलता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना लोकसभा राज्यसभा में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है, यहाँ पे नॉट लिख दिया और ये गलत ऑप्शन बताना था, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, दे आर इंटाइटल्ड सैलरी अलाउंस इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उनको कैबिनेट जो अपोजिशन में जो लीडर होता है, जैसे कि अभी राहुल गांधी है,
उनको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की जो इक्विवेलेंट जो होता है सैलरी और अलाउंस मिलेगा राहुल गांधी को। ये मत सोचना कि कुछ नहीं मिलेगा, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर सब कुछ मिलेगा उनको। इसमें क्या लिखा, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि तो इसमें तो दो स्टेटमेंट वैसे ही करेक्ट हो गया। तो अब इसमें हमें गलत बताना था, तो ये वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अचीव फुल फंक्शन अंडर द उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम में दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, यूनियन टेरिटरी और स्टेट कौन सा है जिसने मतलब कि फुल फंक्शन लिटरेसी, जिसने लिटरेसी फुल फंक्शन अचीव किया है 2024 में जून में। दोस्तों ये हिंदू के न्यूज़पेपर में भी आया था आर्टिकल, तो इसका तो लद्दाख आंसर है दोस्तों। 97% मोर लिटरेसी अचीव कर लिया है लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, उल्लास स्कीम दोस्तों 15 साल से जो एज ऊपर होता है दोस्तों, जो लोग अनएजुकेटेड थे उनको एजुकेटेड किया गया है। इन विच कांग्रेस सेशन वंदे मातरम वाज सं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों वंदे मातरम को पहली बार किस कांग्रेस सेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बताना है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको ये पता ही होगा। वंदे मातरम जो आया था आनंद मठ से आया था दोस्तों, कहां से आया था, आनंद मठ से। तो किसने दिया था वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था 1874 में। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1896। याद रखना दोस्तों 1896 कोलकाता में सेशन हुआ था ये हमारा कांग्रेस का। दो बार लिख दिया कोई बात नहीं, स्पेलिंग देख लेना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी से दोस्तों याद रखना। ये 1874, ठीक है दोस्तों, कब लिखा था इन्होंने, राइट किया था, लिखा था इन्होंने। और किसमें लिखा था, बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था दोस्तों आनंद मठ। ये आनंद मठ जो बुक था दोस्तों 1882 में दोस्तों पब्लिश आया था। ठीक है दोस्तों, पूरा कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एनिमल सेल। इसमें से ये बताना दोस्तों नॉट एनिमल सेल का पार्ट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन तो पार्ट होता है, न्यूक्लियस पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म पार्ट होता है। तो इसमें नॉट पूछा है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये तीनों तो ये यस में आ जाएगा ना, तो नॉट वाला आंसर सेल वाल होगा। ठीक है दोस्तों, सेल वाल होगा। तो दोस्तों ये तीनों चीज प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। नॉट पूछा था तो इसका आंसर नॉट वाला लगाएंगे। थैंक यू, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब